हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मुश्किल से 1 महीना एग्जाम में बचा हुआ है। तो इस अंतिम 30 दिनों में हम लोग किस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारा एग्जाम जो है वो ईजिली क्रैक हो जाए। और बहुत सारे दोस्तों का ये कई बार रिक्वेस्ट आ रहा था, कई बार वो मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्या करें। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सोल पर्पस करंट अफेयर्स के लिए ही है। लेकिन साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतिम 30 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अब हम लोग तैयारी करें इस एग्ज़ाम की, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वह ईजिली क्रैक हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं इसका एग्जामिनेशन प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे देखिए, ये बेसिकली 3 चरण में होने वाला। प्रथम चरण 2 दिन का होगा, 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, यानी प्रथम चरण जो होगा 14 और 15 अप्रैल को होगा। और पहले दिन में यानी 14 तारीख को ये 2 पेपर होंगे, एक आपका जनरल लैंग्वेज का और दूसरा जनरल स्टडीज़ का। दूसरे शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ का होगा। फिर प्रथम चरण के ही दूसरे दिन यानी कि 15 अप्रैल को जनरल एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ तो सही रहा। फिर द्वितीय चरण का भी यही है, एक दिन का गैप है, 17 और 18 अप्रैल को एग्जाम होगा। तो चलिए, यहाँ हमने एग्जामिनेशन प्रोग्राम को देख लिया। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी अंतिम 30 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एईडीओ एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज ये 2 पेपर ऐसे हैं जिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस पे मेरिट बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो आप डेली 100 क्वेश्चन अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए 120 मिनट के लिए, और टाइमर लगा के। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ही रैंडमली आप सॉल्व मत करिए कि हाँ अभी हमसे सॉल्व हो जा रहा है और एग्जाम में हम उसको सॉल्व कर लेंगे ईजिली। ये आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम हो रही है कि देखिए, वो अभी तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटा टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आप 40 से 50 क्वेश्चन के बाद आपका एक्यूरेसी वो गिरने लगेगा, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सब खत्म होने लगेगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो, चलिए यहाँ घर पे आप बना रहे हो सकता है आप 60-70 क्वेश्चन भी बना दे रहे हो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यहाँ बता रहा हूँ। वही आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में एक तरीके का प्रेशर होता है कैंडिडेट के ऊपर। तो उस स्थिति में ये टाइम मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। तो आप अभी से डेली 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, ये एग्जाम पहली बार हो रहा है तो हमें इसका नेचर नहीं पता कि कितना क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 120 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन मैथ के बनाते हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करते हैं। सभी चैप्टर से जो हमारा सिलेबस में दिया गया है, सभी चैप्टर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, 2 घंटे का आप टाइमर लगा के। और सबसे बेस्ट बुक, अब बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि किस सोर्स से हम लोग बुक बनाए, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल। ये मैथ और रीजनिंग दोनों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग किताब आती है। तो आप मैथ्स के लिए भी आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करिए और रीजनिंग के लिए भी आप आर.एस. अग्रवाल की ही बुक फॉलो करिए। उसमें जो भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उससे आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए। क्यों, जो आपका हो सकता है बैंकिंग के उसमें क्वेश्चंस रहते होंगे, एमबीए में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एसएससी के क्वेश्चंस बनाइए, या फिर सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। जो इंश्योरेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए बैंकिंग पैटर्न के ही होते हैं। तो इन सब एग्जाम में बैंकिंग के टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये एसएससी और सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो लिखा रहता है, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है कि किस एग्जाम में ये पूछा गया है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे बैंकिंग हो गए, रेलवे हो गई, एसएससी हो गए, या फिर कोई भी अन्य ग्रेजुएट एग्जाम होते हैं, वो आपका आर.एस. अग्रवाल से ही पूछा जाता है। और रीजनिंग का भी आपका यही है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड का आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अभी आप ये सोच रहे हैं कि कोई अगर हम लोग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 1 महीना में हमें कोई रामबाण इलाज मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी में आप मत रहिएगा। 1 महीना में आपका ना तो मैथ कंप्लीट हो पाएगा, रीजनिंग के लिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं चाहिए। रीजनिंग में बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करिएगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैथ अगर आप ये सोच रहे हैं 1 महीना में कुछ हम अचीव कर लेंगे, तो ये आपके पैसे और समय की बर्बादी होगी। आप खुद से ही सेल्फ स्टडी करो। तो जनरल स्टडीज़ के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अंतिम 30 दिनों के लिए? तो देखिए, अब आपके पास समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें।
जो भी पढ़ना था अभी तक आपने पढ़ लिया। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल स्टडीज़ को इस बार थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी के दौर में जब उनका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो गया होगा, तो अभी उनका जो मेंटली ये है स्टेटस है, ये हुआ होगा कि जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ा है वो सारा खिचड़ी हो गया होगा। ये खिचड़ी ये आपस में मिक्स हो गए होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। कई बार इकोनॉमिक्स में भी वही व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो ह्यूमन माइंड है, वो धीरे-धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जैसे-जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए आप क्या करिए, अभी से शुरुआती के 10 दिनों में आप क्या करिए, ये आप चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें वैदिक सभ्यता हो गया या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया या कोई सा भी आप एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न जो भी आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वो आपको सोर्स भरे पड़े हैं, कोई भी वन लाइनर बुक उठा लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मिले। तो उससे आपका क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगा। फिर 10 दिनों के बाद आप क्या करिए कि आप फुल लेंथ टेस्ट पे सीधे आ जाइए। फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी इसका सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का, पूरा 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए टाइमर के साथ। देखिए इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में आपकी समय की कभी कमी नहीं पड़ती। वो समय की कमी कब पड़ती है, जब मैथ्स और रीजनिंग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे आप ठीक है टाइमर लगा के कोई सा भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन ये 10 दिनों के बाद। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अलग अलग लेवल होगा। कोई पहली बार इस तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनकी तैयारी जो है लगभग पूरी है, तो वो अभी से ही आपका फुल लेंथ टेस्ट वो दे सकते हैं। नहीं तो पहला स्टेप आप फॉलो करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आइए हम लोग लैंग्वेज पेपर देखते हैं। देखिए ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसको आपको पास करना ज़रूरी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा भी नहीं कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपको ख्याल तो रखना होगा। हिंदी में आपको 21 नंबर लाना है और इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना है। तो ये 30 दिनों में आप हिंदी में क्या कर सकते हैं? देखिए ग्रामर पोर्शन कवर करने के लिए 30 दिन बहुत है। तो उसमें आप जो आपको कंफर्ट लगता है, जैसे संधि हो गया, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, संधि, समास, वाक्य और भी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आप कवर कर लीजिए। मतलब उसके कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, डायरेक्ट मॉक पे मत आइए। और डेली आप कुछ चीज़ मेमोराइज करिए, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गए, वाक्य अशुद्धियाँ हो गई। ये सब आप डेली देखिए इसको कि कैसे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जाता है, कैसे उसको पहचाना जाता है। तो ये सब चीज़ आप डेली करिए। ये देखिए 30 दिन बहुत है इस चीज़ को कवर करने के लिए। लेकिन वही इंग्लिश में आपका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में आप 1 महीने में ग्रामर पोर्शन को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं और सिर्फ 9 मार्क्स आपको लाना है। उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रैटेजी है कि आप डेली एक पैसेज सॉल्व करिए, कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि वो रहेगा ही। और कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स से कम का नहीं रहता, आपको लाना 9 मार्क्स है। 5 मार्क्स आप कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आप अचीव कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नहीं 4 इसमें आएगा। बाकी आगे वोकैबुलरी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब आपका कवर हो जाएगा। तो डेली आप वोकैबुलरी याद करिए, उसको देखिए कि उसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस पे भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज पेपर का स्ट्रैटेजी था। अब आइए जिस पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है, खास करंट अफेयर्स के लिए। तो एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में यूजुअली 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन होता है, उसी दौरान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए पिछले 6 महीने के डेटा को पढ़ने का, विथ डेप्थ नॉलेज, पूरा गहराई से जाके उसको आपको पढ़ना होगा। हर एक फैक्ट्स को आपको कवर करना होगा। सिर्फ वन लाइनर आप अगर पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा एग्जाम का स्वरूप होते जा रहा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही डेप्थ नॉलेज उसमें चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरी नज़र में है, सबसे बेस्ट बुक प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन उसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। वो ये सोचते हैं कि भैया प्रतियोगिता दर्पण सिविल सर्वेंट के लिए बना है, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए प्रतियोगिता दर्पण है। हम लोग जैसे वन डे एग्जाम जो देते हैं उनके लिए प्रतियोगिता दर्पण नहीं है। हम लोग वन लाइनर बुक से ही करंट अफेयर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो ये भी अवधारणा आपकी मैं दूर कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है।
वो स्ट्रैटेजी अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका एक पीडीएफ है मेरे पास, वो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, अब इसमें क्वेश्चंस तो रहते हैं नहीं, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पे स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए हमारे चैनल पे एक करंट अफेयर की सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण के लिए, पूरे 1 साल का। ये देखिए मंथली वाइज एडिशन रहेगा। जैसे जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगा। ये एक रिवीजन सीरीज होगा और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ा जाए, किस चीज़ को हमें पढ़ना है और किस चीज़ को हमें स्किप करना है। तो एक बार उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ का एडिशन है, यानी जुलाई 2025 का। तो देखिए जो चीज़ हमें पढ़ना है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये सबसे फर्स्ट पेज है आपका, कवर पेज जिसको बोलते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है जो बुक के स्टार्टिंग में होता है। तो आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये नेशनल न्यूज़ जो भी रहता है वो पूरा कवर हो जाता है। वो एक एक पेज में ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें डेटा दिए रहते हैं। फिर दूसरा है आपका राज्य समाचार, यानी कि स्टेट से रिलेटेड। तो जितने भी स्टेट हैं, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सभी के बारे में स्पेसिफिक इसमें डिटेल्स दिए रहते हैं, न्यूज़ कवर किया रहता है। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है जुलाई मंथ में वो सारा कवर किया रहेगा। फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक एंड कॉमर्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस नहीं रहेंगे बल्कि पूरे फैक्ट्स रहेंगे। फिर नवीनतम समान ज्ञान हमें पढ़ना है, खेल कूद स्पोर्ट्स इसमें कवर हो जाएगा। देखिए ये रोजगार समाचार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रहता तो वो हमारे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़े कहाँ से, वो सोर्स कहाँ से मिलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता दर्पण से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है, वो एक एक पेज में ओपन करके दिखाऊंगा। फिर आपका स्मरणीय तथ्य है और बाकी जो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, विश्व परिदृश्य है। तो ये देखिए एक एक चीज़ पे पूरा आपका 3 पेज 4 पेज का एक लेख रहता है। तो वो हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर आइए हम लोग देखते हैं और भी अगर हमें एडवांस्ड पढ़ना है तो यहाँ देखिए वास्तुनिष्ठ समान ज्ञान है, जिसमें उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर समसामयिक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, आर्थिक घटना चक्र वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये सब अगर आपको लगता है कि आपको और एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत है तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो है ये देखिए लेख है, फिर विविध समान है। देखिए विविधता में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल, जैसे इंडियन हेरिटेज जो भी साइट्स हैं उनके बारे में पूरा डेप्थ नॉलेज दिया रहेगा। आप जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डेप्थ नॉलेज दिया रहेगा। ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या फिर कोई भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स। इस एडिशन में गौतम बुद्ध के बारे में पूरा विस्तारित रूप से दिया गया है। फिर बाकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के मॉडल हल प्रश्न इसमें होंगे तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही सब चीज़ है जो हम लोग स्किप कर सकते हैं। और आप विश्वास मानिए कि आपको 1 मंथ का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने में जो चीज़ मैंने आपको बताया, मुश्किल से आपको 2 दिन लगेंगे। तो आपके पास अभी 30 दिन है, आप 6 महीने का पढ़ते हैं तो आपको 12 से 14 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ से फैक्ट्स कवर कर सकते हैं और उस पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्रतियोगिता दर्पण सीरीज है उससे कवर हो जाएगा। मैं इस पे कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहूंगा। तो यहाँ हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देख लिया कि प्रतियोगिता दर्पण में हमें कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना है। अब आइए एक एक चैप्टर को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। यहाँ जैसा पहला पेज ही है, इसमें देखिए ये इस तरफ लिस्ट दिया गया है, यहाँ से आपको पता चल सकता है। जैसे पहला ही हम लोग टॉपिक देखते हैं, पहलगाम में आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में पूरा आपको डिटेल दिया गया है कि कब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, किस चीज़ के रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर एक जो मिशन है वो भारत के द्वारा अपनाया गया था, उसको अंजाम दिया गया था। ये सब चीज़ के बारे में पूरा दिया गया है। फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी पुनः प्रारंभ। फिर देखिए यहाँ तीसरा हम लोग देखते हैं PSLV C61 के जरिए EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका वर्जन है 9, प्रक्षेपण का इसरो का 101वां मिशन विफल रहा है। तो उसके बारे में पूरा चीज़ यहाँ बताया गया है। जैसे हम लोग आइए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी पुनः प्रारंभ। फिर ये देखिए PSLV C61 के जरिए
ये वाला टॉपिक जो है इसमें पूरा दिया गया है कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है किस दिन स्टार्ट किया गया था। तो इसमें यहाँ दिया गया है कि 18 मई 2025 को यह लॉन्च किया गया था 5:59 पर, और 17 मिनट में ही इस उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना था, लेकिन वह 12वें मिनट में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और उसके कारण वह ये फेल हो गया था मिशन। फिर देखिए उसके बारे में और भी यहाँ दिया गया है कि ये EOS क्या होता है, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में पूरा बताएगा। फिर सरिया कोर्ट्स व काजी की अदालतें आदि के फैसले भारत में कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। फिर देखिए 5वीं सदी की पारंपरिक शैली में निर्मित INS कौंडिल्य भारतीय नौसेना में शामिल हुई। तो यहाँ पूरा INS कौंडिल्य के बारे में बताया गया, क्या इसकी फीचर्स है और किन लोगों ने इसको डेवलप किया है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि INS कौंडिल्य अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका निर्माण संपन्न कराया गया। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं राज्य समाचार। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब आइए देखते हैं बिहार के संदर्भ में 2 न्यूज़ दिया गया है। गया शहर का नाम गया जी चेंज हो गया है, वो सभी को पता है। ये किस डेट को हुआ है? 16 मई 2025 को। ये हम सभी को पता है कि गया का अब नया नाम गया जी हो गया है, लेकिन किस डेट को, तो हमारे दिमाग से वो डेट उतर जाता है। लेकिन इसको अगर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो ये कब बैठक हुई थी, किस डेट को फाइनली ये डिसीजन लिया गया है। फिर अगला न्यूज़ देखिए, विनोद सिंह गुंजियाल राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इनके बारे में भी पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। ये राज्य समाचार हो गया। फिर झारखंड के बारे में न्यूज़ है। आइए फिर ये देखते हैं, आपका ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसका फ्रंट पेज मिसिंग है। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया आम चुनाव में लेबर पार्टी का सत्ता पर कब्जा बरकरार, एंथनी एल्बनीज पुनः प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में डिटेल्स यहाँ दिया गया है। फिर देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा पूरा चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो लगता है, जो न्यूज़ इंडिया के रिलेशंस जिस देश के साथ अच्छे हैं, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पे गए हैं, तो उसके बारे में हमें डिटेल्स जानना जरूरी है कि क्या वहाँ पे कुछ ये हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, MOU साइन किया गया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखिए ये न्यूज़ इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ये कमला प्रसाद बिसेसर दूसरी बार त्रिनाड एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। तो ये हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये जो कमला प्रसाद बिसेसर हैं, ये बिहार मूल के निवासी हैं। इनके जो पेरेंट्स थे, पूर्वज हैं, वो बिहार के भेलपुर गाँव के रहने वाले। फिर है देखिए ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 का, उसमें भारत का 180 देश में 191वां स्थान है। अब पूरा यहाँ टॉप 10 देशों के बारे में दिया गया है लिस्ट कि टॉप 10 कौन है। टॉप पे है आपका नॉर्वे, और फिर उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी स्थिति बताया गया है। पूरा डिटेल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। किस संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फिर आइए देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है कि ये सब चीज़ हमें पढ़ना ज़रूरी है, कि हर टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भारत में 2025 में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में भी कटौती हुई है। फिर दूसरा हमें क्या पढ़ना है, 2024-25 में देश में प्रमुख खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, और आगामी जो जनगणना होना है, यानी कि अगला जो जनगणना होगा, उसमें जातिवार गणना भी संपन्न कराने का सरकार का निर्णय है। तो जो अगला सेंसस होने वाला है वह किस डेट को होगा? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगला जो सेंसस है वह किस ईयर में संपन्न कराया जाएगा। हो सकता है डेट भी, जब डेट जारी कर दिया गया है तो डेट भी पूछा जाएगा, किस किस चरण में होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कब किया जाएगा, यूटीज का कब किया जाएगा। ये सब कुछ डिटेल्स इसमें पूरे अच्छे तरीके से दिया गया है। फिर आइए देखते हैं नवीनतम समान ज्ञान। तो इसमें कुछ एब्रिविएशन है शुरू में दिया गया है, जैसे ये स्कीम के बारे में उल्लास स्कीम का पहले फुल फॉर्म दिया गया है। फिर ये उल्लास स्कीम क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ बताया गया है। नियुक्तियां से भी है कि ये एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। फिर एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये एकीकृत रक्षा स्टाफ क्या होता है उसके बारे में पूरा हमें जानने को मिलेगा। फिर पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नए चुने गए हैं। फिर यहाँ देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अजय कुमार जी। ये सब नियुक्तियां से सवाल हैं, उसके बारे में पूरा फैक्ट्स दिया गया है। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स की फुटबॉल के क्षेत्र में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार बेस्ट फुटबॉलर किसको मिला है, फीमेल और मेल दोनों के बारे में दिया गया है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये सब चीज़ आपका इसमें
कवर होता है। फिर आइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग सेगमेंट करके बताया हुआ है। जैसे एथलीट हो गया, फिर शतरंज हो गए, जैसे तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर हर स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, सभी स्पोर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। अब मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करना है, तो वो हमारे करंट अफेयर की सीरीज में जो भी आप जुलाई मंथ का आप पढ़ रहे हैं, जुलाई मंथ का मैं क्वेश्चन सीरीज में लाऊंगा और उसमें आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए PDF आपको बहुत सारे सोर्सेज हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप परचेज भी कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, प्रतियोगिता दर्पण, वो इसके वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। नहीं तो ये PDF जो जुलाई वाला वर्जन है वो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। फिर आइए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी कार्यवाही के जवाब में भारत की क्या क्या तकनीकी उपलब्धियां रही हैं, तो किस किस तरीके से टेक्नोलॉजी, क्या डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूरा यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्या इसकी मारक क्षमता है, किस संस्थान के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। S-400 जो रक्षा प्रणाली है, आकाश मिसाइल, फिर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब चीज़ के बारे में पूरा अच्छे तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया है। फिर आइए देखते हैं ये जियो ट्यूबिंग क्या होता है। भारत में तटीय अपरदन को बचाने के लिए, यानी कि कोस्टल इरोजन को बचाने के लिए जियो ट्यूबिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नया टेक्निक है, वो क्या है उससे रिलेटेड भी पूरा फैक्ट्स यहाँ दिया गया है। और भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, जैसे भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, तो मेथनॉल और एथनॉल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर आइए देखते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में, तो देखिए इससे रिलेटेड जो यहाँ पे एक डेटा मुझे मिला कि लद्दाख विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड्स की घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है। तो स्नो लेपर्ड से भी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का एक यूटी है आपका लद्दाख, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका स्नो लेपर्ड्स यहाँ पाया जाता है। पूरा यहाँ फिगर दिया हुआ है, देश में हिम तेंदुओं गणना। तो देखिए लद्दाख में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 477, और बाकी किस किस क्षेत्र में स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो ये देखिए पूरा फिगर यहाँ दिया हुआ है। अब सब चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ मैं यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिए, वो वेल एंड गुड है, वो आपका नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ या फिर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिर्फ उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन आप कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर देखिए ये जो स्मरणीय तथ्य है, तो यहाँ राष्ट्रीय हो गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय, उस पर रिलेटेड जो भी आपने ऊपर इस सीरीज में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे फैक्ट्स के साथ रहते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत ही अच्छा मैगजीन है ये करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी भी फैक्ट्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री रहे, मॉडर्न हिस्ट्री रहे, मिडीवल रहे, या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी रहे, ये सारा चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा। ये समझिए कि वन गो पैकेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस किया अंतिम 30 दिनों का, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है ADO एग्जाम में कितना टफ कंपटीशन है। टोटल पोस्ट है आपका 935 और इसमें लगभग फॉर्म भरे गए हैं, कोई लोग बोल रहे हैं 12 लाख, कोई 20 लाख बोल रहे हैं, कोई 15 लाख बोल रहे हैं। तो अभी ये कोई ऑफिशियल फिगर मुझे भी नहीं पता है, तो चलिए अगर 12 लाख भी फॉर्म भरे गए हैं तो 935 पोस्ट के लिए 12 लाख बहुत होते हैं। अब आप सोचिए कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से आपको फाइट करना होगा, और ये वन डे एग्जाम है, ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल आपके इसमें चरण होंगे, PT, मेंस और फिर इंटरव्यू, बस वन डे एग्जाम होगा। एक एग्जाम आप दीजिएगा, उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ जो आप पार करते हैं, कट ऑफ इसमें हाई ही रहने की संभावना है, और उसी पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा अवसर है, आप लोगों के सामने पहली बार ये वैकेंसी आई है, और इस वैकेंसी को आप लोग, इस अवसर को आप लोग व्यर्थ ना जाने दें। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ पे कायम रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।